नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 108 श्री श्री 108। जैसे हमारे गुरुजी श्री श्री 108 के रूप में हम लोगों को याद करवाए थे कि अनुच्छेद 108 या श्री श्री 108 क्या है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक या बिल को लेकर के मतभेद हो जाता है, तो उस स्थिति में सामान्य तरीके से जब उसका हल नहीं निकलता है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति साहब जो है दोनों ही सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रस्ताव दोनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही सदन का जो है एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो तरीका बना निकालते हैं, तो उसी को श्री श्री 108 के नाम से हमारे गुरुजी याद करवाए थे। तो वही बात मैं आप लोगों के सामने में दोहरा रहा हूँ कि जब एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है और वो विधेयक सामान्य तरीके से जब उसका हल नहीं निकलता है, तो उस स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 108 श्री श्री 108 के तहत, ठीक है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कब किया जाता है? तो जब दोनों ही सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं, इस स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत आती है, ठीक है? राज्यसभा ने विधेयक ऐसे संशोधन कर दिए हो जिसे लोकसभा स्वीकार नहीं करता। पहला बात तो है कि दोनों सदन उस विधेयक को स्वीकार नहीं करते हो और दूसरा मत हो सकता है कि जब राज्यसभा किसी विधेयक को इस प्रकार से डिजाइन कर दिया हो या इस प्रकार से संशोधन कर दिया हो जो लोकसभा को मान्य नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होता है, तो इस स्थिति में भी वो जो बिल है, क्या होता है गतिरोध उत्पन्न कर देता है और वो बिल लोकसभा में पास नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है गतिरोध उत्पन्न करता है और तीसरा क्या होता है विधेयक राज्यसभा में 6 महीना से अधिक समय तक जब लंबित रह जाता है, तो फिर क्या होता है उस स्थिति में भी लोकसभा के प्रति मतभेद उत्पन्न होता है कि राज्यसभा को हमने विधेयक तो भेज दिया था, लेकिन अभी तक राज्यसभा 6 महीना गुजर जाने की अवस्था में भी राज्यसभा जो है उस विधेयक के बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया। तो इस स्थिति में क्या होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत आती है। और ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम माननीय श्री राष्ट्रपति साहब जो होते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति जो होते हैं, वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 108 आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति साहब लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है और संसद जो है सामान्य रूप से नहीं चलता है, गतिरोध उत्पन्न होते रहता है संसद में, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति साहब अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल करके क्या लाते हैं? संयुक्त अधिवेशन लाने की प्रक्रिया अपनाते हैं और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। अब देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं। यही चीज़ हमेशा याद रखना होता है कि राष्ट्रपति साहब दोनों सदनों को लेटर लिखेंगे और दोनों सदनों को कहेंगे कि फलाना तारीख को हम संयुक्त अधिवेशन का उद्घोषणा करते हैं और इस स्थिति में दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन में शामिल होते हैं और जब दोनों अधिवेशन शामिल होते हैं तो उस स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो, ठीक है? स्पीकर साहब यदि उपस्थित नहीं हो तो उस स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष जो होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है और यदि उपाध्यक्ष भी उस स्थिति में यदि किसी तरह बीमार चल रहा हो और वो भी उपस्थित ना हो, तो इस स्थिति में दोनों जब अनुपस्थित होते हैं कौन दोनों? लोकसभा का स्पीकर माने अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के जो उपसभापति, राज्यसभा का सभापति नहीं, क्योंकि राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है? उपसभापति जो होता है डिप्टी चेयरमैन जो होता है, उसकी अध्यक्षता में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कंप्लीट की जाती है, ठीक है? अब मतदान कैसे होता है? मतदान हमेशा जो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है,
तो मतदान साधारण बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी विधेयक के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। इसका क्या है? साधारण बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। दोनों सदन मिल करके एक सदन की ही तरह मतदान करते हैं, और जब राष्ट्रपति साहब सदन में मौजूद हो तो ना ही लोकसभा का चलता है और ना ही राज्यसभा का चलता है, और उस जो बिल होता है उस पर दोनों सदन संयुक्त रूप से मिल करके मतदान करते हैं। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या जनरली होता यही है कि जब लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, लोकसभा के पक्ष में ही बिल जाता है। राज्यसभा में तो भाई राज्यसभा तो हर 5 साल में तो ये होता नहीं है। वो तो रिन्युअलिटी हर 6 साल में उसमें नए सदस्य आते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का पक्ष हो वही राज्यसभा में बहुमत दल का पक्ष हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस स्थिति में जो बिल पर होता है उसकी मेजॉरिटी कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना होती है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जब पास कर देता है तो उसकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में मानी जाती है। किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है? अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन-कौन से विधेयक होते हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति साहब नहीं बुलाते हैं? तो बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जैसे कि धन विधेयक, मनी बिल के लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति साहब कभी बुलाते नहीं है, और ना ही मनी बिल पर राज्यसभा गतिरोध उत्पन्न करता है। जब राष्ट्रसभा किसी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न नहीं करता है तो उसमें मतभेद होने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा चाहे उसे पास करे 14 दिनों के अंदर, या तो 14 दिनों के अंदर उसे पास ना करे तब भी राज्यसभा से ये जो है धन विधेयक, मनी बिल जो है पास माना जाता है। तो ये टोटली जो है धन विधेयक लोकसभा का बिल होता है। अब लोकसभा का बिल होने का मतलब कि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व होता है, और जो धन विधेयक है और जनता के हित में वो धन विधेयक है, तो उस स्थिति में राज्यसभा भी इस पर किसी प्रकार से टिप्पणी या किसी भी प्रकार से संशोधन करने से बचता है, और लोग जब भी धन विधेयक राज्यसभा के पास आता है तो जनरली उस पे सहमति देता है या सहमति नहीं देता है, या फिर उसमें संशोधन की तो कोई बात ही नहीं होता है। दोनों स्थिति में राज्यसभा से वो बिल पास मान लिया जाता है। ठीक है? यहाँ भी वही बात बोला जाता है कि धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है, जो में संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। विशेष अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। जब संविधान के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता होती है और उस संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो राज्यसभा से अलग बहुमत लिया जाता है और लोकसभा से अलग बहुमत, अलग डिसीजन, अलग निर्णय का बहुमत लिया जाता है। इस स्थिति में भी जो है संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाने की प्रथा नहीं होती है। अब तक कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं भारत में? तो अब तक देखेंगे तो 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में। कब? 1961 में दहेज निषेध विधेयक लाया गया था। 1961 में दहेज प्रथा निषेध विधेयक लाया गया था, तो इस पर राज्यसभा द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया गया था। उस स्थिति में क्या हुआ था, संयुक्त अधिवेशन बुलाया था राष्ट्रपति साहब, और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। 1978 में इंदिरा गांधी के समय जब बैंक के जो प्राइवेट बैंकों का सार्वजनिक करने की बात हुई थी और उद्योगपतियों से बैंक को छीन करके पब्लिक सेक्टर के लिए जब बैंकों का निर्माण किया गया था 1978 में, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस स्थिति में जो है लोकसभा के जो मेंबर है उसके द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया गया था। तो उस स्थिति में फिर क्या हुआ था, संयुक्त अधिवेशन ला करके इस बिल को पास किया गया था। और तीसरा कब हुआ था, 2002 में कोटा निरसन विधेयक। क्या था, ये आपराधिक कानून था। इसके निरसरण के लिए, इसको हटाने के लिए 2002 में क्या हुआ था, संयुक्त अधिवेशन गठित किया गया था। इस प्रकार कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं? 3 संयुक्त अधिवेशन अभी तक हुए हैं। अनुच्छेद 108 का महत्व क्या है? अब तो हमने देखा कि 108 में राष्ट्रपति साहब द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किसके लिए? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो किसी बिल को लेकर गतिरोध उत्पन्न होती है, तो उस गतिरोध को हटाने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति साहब द्वारा 108 का इस्तेमाल करके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी तक हमने देखा, तब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है भाई। 108 अनुच्छेद का महत्व भी तो कुछ होगा। तो इसका महत्व है कि जब संसद में विधायी गतिरोध, लेजिस्लेटिव डेडलॉक को समाप्त करना इम्पोर्टेंट होता है। विधायी गतिरोध मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जिस बिल को लेकर के ये
गतिरोध उत्पन्न हुआ रहता है, डेडलॉक उसे कहा जाता है, लेजिस्लेटिव डेडलॉक। तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए ये 108 अनुच्छेद का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति साहब दोनों सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में गतिरोध को हटाने के लिए, लेजिस्लेटिव डेडलॉक जिसे कहा जाता है, उसे समाप्त करने के लिए 108 अनुच्छेद का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति साहब जो है क्या करते हैं, ये लाते हैं, क्या लाते हैं, संयुक्त विधेयक लाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्या है कि दोनों सदनों का, जब दोनों सदन का गतिरोध खत्म होगा तभी तो जनता के हित की वहां जो है संसद में चर्चा परिचर्चा चलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी महत्व की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए ये लाया जाने वाला इम्पोर्टेंट अधिवेशन बिल है। ठीक है, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज बनाता है, जैसा कि अभी अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं कि किसी भी प्रक्रिया को जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति में दूसरा निर्णय जो दूसरे कार्य होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं ना, क्योंकि दोनों तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब गतिरोध में रहते हैं तो दोनों का दोनों सदन में तो उपस्थित होते नहीं। जब जब लोकसभा के सदस्य जब उपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बैकआउट कर लेते हैं। हाँ। और इस स्थिति में क्या होता है, उस जो निर्णय की प्रक्रिया होती है धीमी हो जाती है। तो राष्ट्रपति वही धीमी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल करके संयुक्त अधिवेशन लाते हैं और गतिरोध जिस बिल पर गतिरोध होता है उस बिल को क्या करते हैं, दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने की स्थिति में क्या होते हैं, दोनों सदनों द्वारा आगामी जितने भी बिल आते हैं वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज होते हैं, क्योंकि दोनों सदनों के जो मतभेद होते हैं वो समाप्त कर देते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। दोनों सदनों के मध्य जो कड़ी का काम करते हैं वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। कितने में, 108 में, 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने का काम राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख भूमिका भी अब कौन निभाते हैं, लोकसभा को प्रमुख भूमिका देता है। प्रमुख भूमिका लोकसभा को देने का कारण क्या होता है कि लोकसभा हमेशा से जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व की सभा होती है। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा जो बिल पास किया जाता है वो जनता के हित में बिल पास होता है। अब ये अलग बात है कि लोकसभा में अभी के डेट में गुंडे मवाली चोर लुटेरे आदि संसद भवन में बैठे हैं तो जनता के हित में बात करेंगे कि या हित में बात करेंगे, ये तो जनता के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि जनता को 5 साल के बाद मौका मिलता है अच्छे प्रतिनिधि को चुनने के लिए। और यदि जनता ही गुंडे मवाली लुटेरों को चुन करके संसद में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता के हित की बात कम, जनता की हित की बात पूंजीपतियों उद्योगपतियों के हितों की अधिक से अधिक बात होगी। तो ये जनता के विवेक पर डिपेंड करता है कि लोकसभा में जनता किस प्रकार के नेता, किस प्रकार के प्रतिनिधि को चुन करके भेजता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा जो है डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधि होता है। लोकसभा द्वारा जो विधेयक पास किया जाता है और राष्ट्रपति उसको अधिक से अधिक प्रमुखता से रखते हैं, क्योंकि जनता का मुद्दा लोकसभा द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रमुखता भी लोकसभा का अधिक होता है राज्यसभा के अपेक्षा। ठीक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 108 का। अब बोलता है अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति और अनुच्छेद 107 विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। संबंधित अनुच्छेद ये ऐसे अनुच्छेद है जहां पे सबसे ज्यादा 108 का महत्व देखा गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति और अनुच्छेद 107 में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। विधेयक तो पारित करने की प्रक्रिया सबसे पहले लोकसभा में होती है। लोकसभा में बहुमत से पास करने के बाद वो विधेयक जो है राज्यसभा में जाती है। धन विधेयक जब राज्यसभा में जाती है तो राज्यसभा या तो 14 दिनों के अंदर उस विधेयक को स्वीकृति दे देगी, या तो स्वीकृति नहीं देगी, या तो फिर उस पे किसी प्रकार से टिप्पणी या संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। और ये तीनों ही शक्ति या तीनों ही डिसीजन को माने या ना माने, ये लोकसभा पर डिपेंड करता है, क्योंकि धन विधेयक जनता के हित का बिल होता है। और 14 दिनों के अंदर ये तीनों ही प्रक्रिया जो राज्यसभा से दिया जाता है, ये तीनों में से चाहे किसी भी प्रक्रिया को लोकसभा माने या ना माने, राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम इसी के तरह से आगे देखते हैं कि आने वाले वीडियो में हम
अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल क्या है, भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल का कितना इम्पोर्टेंस है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियो के साथ और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।